नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, भारत का मोस्ट एडवांस्ड इंडिजिनस न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर जो अब अपने सेकेंड स्टेज के माइलस्टोन को यहाँ पर अचीव कर लिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड एटॉमिक रिएक्टर रीचेज माइलस्टोन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर अपने क्रिटिकलिटी को अटेन कर चुका है और इसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से यहाँ पर ट्वीट किया गया है कि टुडे इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी, एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। जिस सेकेंड स्टेज को लेकर भारत पिछले 22 साल से काम कर रहा था। 2004 में चीजें स्टार्ट हुई और फाइनली 22 साल के बाद में सेकेंड स्टेज का जो पोजीशन है ये अब हम लोग अचीव कर चुके हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया कि द इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे शॉर्ट में आप PFBR भी कहते हैं, जो कलपक्कम में बनाया गया था, अब ये अपने क्रिटिकलिटी को अटेंड कर चुका है। और नीचे ये भी लिखा गया कि अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। और इस पर देख पाएंगे दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, ब्लूमबर्ग ने भी यहाँ पर लिखा है कि इंडियाज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर रीचेज क्रिटिकलिटी। और ये अपने आप में एक मेजर न्यूक्लियर माइलस्टोन इसलिए बन जाता है क्योंकि अब तक ओनली रशिया ही ऐसा देश है जो इंडिजिनसली ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेट करता है, और उसके बाद भारत दूसरा ऐसा देश बनने वाला है जो हम लोग फिलहाल भी सेकंड स्टेज को अचीव कर चुके हैं। और सेकंड स्टेज को अचीव करना मीन्स हम लोग 70% इस प्रोग्राम का जो टारगेट है ये हम लोग अचीव कर चुके हैं। और बाकी जो थर्ड स्टेज है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सेकंड स्टेज तक पहुंचना ये अपने आप में काफी ज्यादा टफ था, लेकिन थर्ड स्टेज में यहाँ पर कुछ खास टाइम नहीं लगने वाला है। और इन सब का श्रेय जाता है भारत के रेवोल्यूशनरी एंड लेजेंडरी होमी जहांगीर बाबा को, जिन्होंने आज से 70 साल पहले न्यूक्लियर एनर्जी की नींव रखी थी, जिसमें यहाँ पर 100 ईयर्स का टारगेट रखा गया। और 70 साल के बीतने के बाद में फाइनली अब हम लोग सेकेंड स्टेज का जो माइलस्टोन है ये अचीव कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत का जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसका बेसिकली पर्पस यहाँ पर यह है कि जितना हम लोग फ्यूल यहाँ पर खर्च करेंगे इसकी मल्टीपल टाइम्स हमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और ये फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर ये किस तरीके से काम करता है, सेकंड स्टेज में बेसिकली क्या देखने को मिलता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली कल के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि भारत का इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो तमिलनाडु के कलपक्कम में देखने को मिलता है, जो 500 मेगावाट का सोडियम कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर यहाँ पर रहने वाला है, इसके अब क्रिटिकलिटी को अटेंड कर लिया गया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और जहां आज के टाइम में जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे यूएस हो या फिर चाइना हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, ये सभी इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने में कहीं न कहीं फेल साबित हुए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ये अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और अब तक ओनली रशिया ऐसा देश है जो करेंटली कमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा है, और अब इसी सिंगल एलिट क्लब में भारत भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये जो क्रिटिकलिटी है एक्चुअली इसका मतलब क्या है। आसान शब्दों में कहे तो हर एक न्यूक्लियर फ्यूजन में जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर आगे और भी फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शंस का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और ये चीजें जब सेल्फ सस्टेनिंग होती है तो इसी स्टेज को यहाँ पर कहा जाता है क्रिटिकलिटी। और इसमें भी हमें 3 स्टेज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले तो सब क्रिटिकल है जहां पर जो रिएक्शंस हैं आगे चलकर ये रुक जाते हैं, और जो क्रिटिकल स्टेज है जिसमें जो रिएक्शंस है वो सेल्फ सस्टेन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सुपर क्रिटिकल होते हैं यहाँ पर भी रिएक्शन सेल्फ सस्टेन ही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर और भी रैपिड तरीके से जो फ्यूजन रिएक्शन है ये हमें देखने को मिलता है। तो करेंटली हमने जो स्टेज यहाँ पर अचीव किया है वो है स्टेज 2, जिसमें जो रिएक्शंस है यहाँ पर सेल्फ सस्टेन रहने वाला है। और आपको बता दें कि जो PFBR है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसे डिजाइन से लेकर जो कंस्ट्रक्शन है इसे भारत के भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे भाविनी भी कहते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करता है, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और 2004 के टाइम में करीब 20 से 22 साल पहले जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए R&D स्टार्ट की जाती है, तो एक लंबे टाइम के बाद में, अगर आपको याद हो पिछले साल अक्टूबर की बात कर रहे हैं जब इंडिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एटॉमिक रिएक्टर के बारे में ये अपडेट निकल के आया था कि जो फ्यूल लोडिंग है इसे हम लोग अब कंप्लीट कर चुके हैं। और ये भी स्टेज को पूरा करने के लिए मटेरियल साइंस से लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेफ्टी इंजीनियरिंग है, इन सब से गुजरते हुए हमने PFBR को यहाँ पर बिल्ड किया। और यही जो PFBR है अब ये कंट्रोल क्रिटिकलिटी को ये रीच कर चुका है, जिसके मायने यहाँ पर ये है कि ये जो रिएक्टर है इनके डिजाइन्स अब वर्क कर रहे हैं, जो न्यूट्रॉन फिजिक्स है ये सही है,
जो फ्यूल लोडिंग है, जो जियोमेट्री है, ये एक्यूरेट यहाँ पर है। तो अब सवाल ये निकल के आता है कि करेंटली हम लोग जो सेकंड स्टेज को यहाँ पर अचीव किए हैं, इससे यहाँ पर क्या होने वाला है और कैसे हम लोग स्टेज 2 तक अचीव किए। अगर सिंपल और आसान भाषा में कहें तो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल यूरेनियम की, और उसमें भी जो नेचुरल यूरेनियम है इसके दो आइसोटोप होते हैं, एक U-235 और दूसरा U-238। और जो U-235 है ये नेचुरल यूरेनियम में 0.7% रहते हैं, मीन्स 1% से भी कम, और यूरेनियम 238 ये 99% से भी ज्यादा होते हैं। और जब इसी नेचुरल यूरेनियम को इनरिच करते हैं और इनरिच करके जो U-235 है इसे हम लोग 3 से 5% करते हैं, तो हम लोग अपने एनर्जी पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग यूज कर पाते हैं। और इसी इनरिचमेंट को बढ़ाकर जब 90% करते हैं तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाता है। और आज के टाइम में जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है ये इसी के लिए तो चल रहा है, क्योंकि ईरान यहाँ पर 60% अपने न्यूक्लियर को इनरिच कर चुका है, और 60 से 90 तक पहुंचने के लिए कुछ खास टाइम लगते नहीं है, और 60 से 90 पहुंच गया मतलब तो ईरान भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कि जो स्टेज 1 है जहां हम लोग नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं, और जब ये नेचुरल यूरेनियम हैवी वाटर रिएक्टर्स में फ्यूल किए जाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और ये जो स्टेज 1 है जिसके जरिए करंटली हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कुदनकुलम से लेकर जो केगा है, जो तारापुर है, राजस्थान APS है, या फिर काकरापर है, या नरोरा है, या फिर मद्रास है, ये जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो आज के टाइम में ऑपरेशनल में है, ये सभी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। तो स्टेज 1 जो है तो ऑलरेडी हम लोग ये बहुत पहले इसे अचीव कर चुके हैं, लेकिन इसी स्टेज 1 में हमें आउटपुट के तौर पर डिप्लेटेड यूरेनियम भी मिलता है। और ये जो डिप्लेटेड यूरेनियम है बेसिकली ये U-238 ही होता है, और इसी के साथ हमें प्लूटोनियम भी मिलता है। तो ये जो प्लूटोनियम है और डिप्लेटेड यूरेनियम दोनों को फर्दर यहाँ पर थोरियम से रिएक्ट कराया जाता है, जो बेसिकली हमें स्टेज 2 में देखने को मिलता है। और इस स्टेज 2 में जब प्लूटोनियम थोरियम के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पर प्लूटोनियम 239 ये आउटपुट के तौर पर मिलता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यूरेनियम 233 जो अपनी आप में एक फिसाइल मटेरियल है, जो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन यहाँ पर कर सकता है, इस तरीके से यूरेनियम 235 करता है। तो स्टेज 2 के जरिए हमें यहाँ पर U-233 मिल जाता है। और स्टेज 2 में हम लोग एक लंबी टाइम से काम कर रहे थे, जो फिलहाल अभी सब क्रिटिकल स्टेज में थे, और स्टेज 2 से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जहां पर 500 गीगावाट की जो एनर्जी है ये हमें 100 ईयर्स तक मिल सकती है। तो स्टेज 2 तक पहुंचना मीन्स हम लोग 75% जो अचीवमेंट है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो स्टेज 3 है जिसको लेकर अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, जो स्टेज प्रीवियस स्टेज से काफी आसान है, क्योंकि स्टेज 3 में जो हमारे पास में थोरियम है, इसी थोरियम को U-233 से रिएक्ट करवाते हैं, और जब ये रिएक्शन होता है तो हमें यहाँ पर आउटपुट के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी और U-233 ये मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमें अचीव होता है ये 350 साल तक 500 गीगावाट का जो एनर्जी है ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। सो करेंटली हम लोग स्टेज 2 के क्रिटिकलिटी को हम लोग अचीव कर चुके हैं, और इस पूरे स्टेज में खासकर स्टेज 2 से लेकर स्टेज जो 3 है जहां बेसिकली थोरियम का यूज किया जा रहा है, वो थोरियम जो भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स है ये हमें भारत में ही देखने को मिलता है, 900,000 टन के अराउंड में। इसके बाद US है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है। और ये जो हमारे पास में थोरियम की ह्यूज रिजर्व्स है, बेसिकली इसमें जो कोस्टल रीजन है, खासकर जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, तेलंगाना का जो रीजन है, यहाँ पर 35% देखने को मिलता है। इसके अलावा तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा, केरल, वेस्ट बंगाल और बिहार, यहाँ पर हमें खास तौर पर जो थोरियम है इसके रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, जिसे भारत का न्यूक्लियर गोल्ड माना जाता है। आपको बता दें कि जो थोरियम के रिसोर्सेस है ये मोनाजाइट सैंड के जरिए हमें प्राप्त होता है, और ये हमें देखने को मिलता है इंडियन कोस्ट में, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर उड़ीसा हो। तो हमारे पास जो 25% ग्लोबल थोरियम रिजर्व्स है, इसके जरिए 500 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अप्रॉक्स 400 साल तक यहाँ पर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और करेंटली हमारे पास जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ये 8 गीगावाट के अप्रॉक्स में है। तो इस थोरियम रिजर्व्स का यहाँ पर यूटिलाइज करके हम लोग अपने न्यूक्लियर एनर्जी को 60 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे करेंटली इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात करें तो जहां हमारे पास में 8 गीगावाट जो करंट कैपेसिटी है, लेकिन 7 गीगावाट के अराउंड ये फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और 2047 तक में हमारा गोल ये है कि न्यूक्लियर पावर के जरिए 100 गीगावाट की जो कैपेसिटी है ये अचीव करना है, और उसमें से जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। और इसको लेकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है डॉक्टर अनिल काकोदकर, इन्होंने भी कहा था कि थोरियम हमारे एनर्जी सोर्स के लिए और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आज के टाइम में दुनिया भर के जो देश है, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, फॉर एग्जाम्पल की USA, ये भी अपने क्लिंच रिवर प्रोजेक्ट के
साथ में ब्रीडर रिएक्टर का यहाँ पर निर्माण कर रहे थे, लेकिन यूएस इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद में इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कैंसिल कर देता है। इसके बाद में ABR1 ABR2 भी जो प्रोजेक्ट है यूएस लेके आता है। इसी तरीके से फ्रांस का सुपर फेनिक्स है, जिसे फ्रांस बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद में शट डाउन कर दिया। जर्मनी का भी SNR300 है, जापान का भी मोन्जू है, जो अब तक 12 से 13 बिलियन डॉलर के आसपास ये खर्च कर चुका है। और इन सब में रसिया ऐसा देश है जो अपने BN600 जो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत में रसिया लार्ज स्केल में ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेट करता है। और अब तो यहाँ पर रसिया BN800 इसके जरिए अपने ब्रीडर रिएक्टर को अपग्रेड भी कर चुका है। तो रशिया के बाद में भारत दूसरा ऐसा देश बनने वाला है जो कमर्शियल लेवल पर ब्रीडर रिएक्टर्स को ऑपरेट करेगा। और ऐसे प्रोग्राम इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कूल करने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सोडियम का यूज करते हैं। और सोडियम को लेकर ये कहा जाता है कि ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर सकता है, एयर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ये फायर जनरेट कर सकता है। तो ऐसे टाइम में जहां पर आज के टाइम में भारत में जितने भी रिएक्टर्स ऑपरेट की जाते हैं, जहां बेसिकली हम लोग वाटर का यूज करते हैं, लेकिन PFBR में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ही ऑपरेट करता है। तो ऐसे टाइम में लिक्विड सोडियम का यूज करना, तो इससे जो हीट ट्रांसफर है वो एक्सेलेंट तरीके से होता है और वेरी हाई टेम्परेचर्स में भी ये अच्छे से काम करता है। और जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो काफी फास्ट होता है, ये भी यहाँ पर स्लो डाउन नहीं होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो PFBR है ये 3 सोडियम लूप सिस्टम का यहाँ पर यूज करता है, इसमें कोर कूलिंग से लेकर जो सेकेंडरी सोडियम लूप है और लास्ट में वाटर स्टीम लूप का। अब सवाल ही निकल के आता है कि ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। देखिए आज के टाइम में भारत जहां पर अपने एनर्जी के लिए 85% जो डिपेंडेंसी है ये हम लोग बाहर से पूरा करते हैं, 50% जो गैस है ये हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम में जो थोरियम रिएक्टर है ये भारत को एक लंबे टाइम तक क्लीन एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। इवन की क्लाइमेट गोल्स के लिए भी, जो हमारा नेट जीरो का जो टारगेट है 2070 तक में, इस गोल को भी यहाँ पर पूरा करता है, क्योंकि इसके जरिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है ये हम लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है कि इसके आगे फिर क्या, क्योंकि स्टेज 2 के माइलस्टोन को अचीव करने के बाद में कितने टाइम के बाद में हमें इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। सो आफ्टर क्रिटिकलिटी अब भी यहाँ पर काफी फेजेस है जो आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले तो यहाँ पर लो पावर फिजिक्स टेस्टिंग होगी जो कुछ मंथ का यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें खासकर न्यूट्रॉन फ्लक्स मैपिंग से लेकर फ्यूल बिहेवियर, सेफ्टी सिस्टम्स, इन सब का यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फेज 2 में पावर एसेंशन टेस्टिंग, जिसमें जो पावर है वो ग्रेजुअल तरीके से यहाँ पर इंक्रीज की जाएंगी और इसका टेस्ट किया जाएगा। पहले यहाँ पर 10%, फिर 25% और इस तरीके से इसे 100% तक किया जाएगा। और फेज 3 में ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, जो रिएक्टर्स हैं इसे भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा और फेज 4 में आकर हम लोग कमर्शियल ऑपरेशन कर पाएंगे, जिसकी टाइमलाइन यहाँ बताई जा रही है 2027 तक में। तो अगले साल हमें यहाँ पर इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी तमिलनाडु के कलपक्कम में 2 और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये कंस्ट्रक्ट की जाएंगे और आगे चलकर हम लोग 6 ऐसे और नए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यहाँ पर निर्माण करने वाले हैं, ताकि हमें 500 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमें लंबे टाइम्स तक मिल सके। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।